नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भारत ज्ञान क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं रेलवे एग्जाम 2026 के लिए साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आरआरबी, ग्रुप डी, ईएलपी और टेक्नीशियन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो अब पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां सभी दूरियां डैश से मापी जाती है। लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां डैश से मापी जाती है। ऑप्शन दिया इसका, केवल मुख्य अक्ष, लेंस के फोकस, लेंस के प्रकाशिक केंद्र, लेंस के ध्रुव। दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। और दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों ने इस पेपर में कितना स्कोर किया। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेंस के प्रकाशिक केंद्र। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से लेंस के लिए पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा लेंस के प्रकाशिक केंद्र। अगर यही क्वेश्चन दर्पण के लिए पूछता तो दर्पण के लिए पूछेगा तो लेंस के ध्रुव हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु संख्या को परमाणु के नाभिक में उपस्थित डैश की कुल संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। परमाणु संख्या को परमाणु के नाभिक में उपस्थित डैश की कुल संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन दिया इसका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, केवल प्रोटॉन, केवल न्यूट्रॉन और आधे प्रोटॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल प्रोटॉन। केवल प्रोटॉन से परमाणु की संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या। अगला क्वेश्चन देखिए, उस स्थान का नाम क्या है जहां व्यावसायिक शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खियों को रखा जाता है। तो इसका ऑप्शन दिया है, एवियरी, एक्वेरियम, सेक्चुअरी, एपियरी। तो दोस्तों मधुमक्खियों का पालन के अध्ययन को कहा जाता है एपीकल्चर कहा जाता है, और उसी के नाम पे पड़ा है एपियरी। तो इसका सही आंसर होगा एपियरी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, 1.5 कूलाम का आवेश विभवांतर से होकर गुजरता है। यदि किया गया कार्य 30 जूल है तो दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक फार्मूला की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि फार्मूला होता है V बराबर W बट्टे क्यू। V बराबर W बट्टे क्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए W का मान दिया है 30 जूल, तो यहाँ पर 30 जूल रख दीजिए, 30 जूल हो जाएगा यहाँ पे, बट्टे फिर दिया है क्यू का मान दिया है, आवेश दिया है 1.5, तो 1.5। इस पॉइंट को हटाएंगे तो दोस्तों इसके लिए एक ऊपर 0 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक, 15 से इसको काटिए तो 15 दूना 30 हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 20, यानी V का मान आ गया आपका 20, तो 20 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पादपों में लैंगिक जनन हेतु क्या आवश्यकता होती है। ऑप्शन दिया है इसका, पुष्पों की वृद्धि न होने देना, बेहतर अनुकूलन के लिए आनुवंशिक विभेद को बढ़ाना, समरूप एक पुंज बनाना, परागण की आवश्यकता को समाप्त करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बेहतर अनुकूलन के लिए आनुवंशिक विभेद को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन देखिए, हवा में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती हैं क्योंकि कण संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं। तो इसका होगा, सो इसको अनुप्रस्थ तरंगे के रूप में जानते हैं इसको। ठीक,
वायु के अणु कंपन नहीं करते हैं, ये नहीं होगा। कण संचरण की दिशा में गति करते हैं, कण संचरण की दिशा में गति करते हैं। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। कण संचरण की दिशा में गति करते हैं, वह अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। देखिए इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। अनुदैर्घ्य तरंग का परिभाषा होता है, अनुदैर्घ्य तरंग का परिभाषा होगा जिस तरंग में माध्यम के कणों का दोलन तरंग के प्रसार की उसी दिशा में होता है, यानी समांतर होता है, उसे अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। मुख्य बिंदु हो जाएगा इसका, कण आगे पीछे गति करते हैं, कण आगे पीछे गति करते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगों में संपीड़न और विरलन होता है, अनुदैर्घ्य तरंगों में संपीड़न और विरलन होता है। अनुदैर्घ्य तरंग में संपीड़न और विरलन बनते हैं। यह ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में चल सकती है। अनुदैर्घ्य तरंग जो होती है ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में चल सकती है। इसका उदाहरण हो जाएगा, अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण हो जाएगा ध्वनि तरंग हो जाएगा। ध्वनि तरंग और स्प्रिंग को दबाने छोड़ने पर बनने वाली तरंग भी अनुदैर्घ्य तरंग होती है। अनुप्रस्थ तरंग के बारे में देखते हैं दोस्तों। अनुप्रस्थ तरंग का परिभाषा हो जाएगा जिस तरंग में माध्यम के कण का दोलन तरंग के प्रसार की दिशा के लंबवत होता है, अनुप्रस्थ तरंग कहलाता है। जब लंबवत होगा तो अनुप्रस्थ तरंग कहलाएगा, लंबवत चलेगा तो अनुप्रस्थ तरंग कहलाएगा। इसका मुख्य बिंदु देखिए, कण ऊपर नीचे गति करते हैं, कण ऊपर नीचे गति करते हैं। इनमें शिखर और गर्त होता है, बनते हैं, शिखर और गर्त बनते हैं। और अनुदैर्घ्य में था संपीड़न और विरलन, अनुप्रस्थ हो जाएगा शिखर और गर्त। मुख्यतः जो हो जाएगा इसका, अनुप्रस्थ तरंगें ठोस और तरल की सतह पर चलती है। अनुप्रस्थ तरंगें गैस में नहीं चल सकती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें केवल ठोस और तरल की सतह पर चलती है, ठोस और तरल की सतह पर चलती है अनुप्रस्थ तरंगें। उदाहरण हो जाएगा इसका, पानी की सतह पर तरंगे। जब आप लोग नदी में आप लोग जब ढेला फेंकते हैं दोस्तों, पत्थर फेंकते हैं, तो आप लोग देखे होंगे उस पर एक था छोटा छोटा परत चलता जाता है, वही होता है अनुप्रस्थ तरंग। रस्सी को हिलाने पर बनने वाली तरंग भी हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिक्रियाशीलता श्रृंखला, जिसे सक्रियता श्रृंखला के रूप में भी जाना जाता है, धातुओं की एक सूची है जो उनकी डैश के क्रम में व्यवस्थित होती है। ऑप्शन दिया इसका, बढ़ती अभिक्रियाशीलता, घटती अभिक्रियाशीलता, पहले बढ़ती अभिक्रियाशीलता फिर घटती अभिक्रियाशीलता, पहले घटती अभिक्रियाशीलता फिर बढ़ती अभिक्रियाशीलता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों घटती अभिक्रियाशीलता। घटती अभिक्रियाशीलता जो सबसे ऊपर होता है वो बढ़ते रहता है, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे आप वो घटते जाते हैं। चलिए इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, चांदी, सोना। जो धातु ऊपर है यानी ये जो हो गए, ये सब हो जाएंगे इधर के, वह नीचे वाली धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर सकती हैं। जैसे कि है जिंक और यहाँ पे कॉपर सल्फेट। जब जिंक और कॉपर सल्फेट अभिक्रिया करेगी तो जिंक जो है कॉपर सल्फेट के साथ जुड़ जाएगी यहाँ पे, और Cu को हटा देगी। तो देखिए जिंक जो है कि यहाँ पे है, ठीक, और कॉपर यहाँ पे है। तो जिसका जितना ज़्यादा, जिसकी अभिक्रियाशीलता ज़्यादा होती है वो अपने से कम अभिक्रियाशीलता वाले तत्वों को विस्थापित कर देती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक असंतृप्त है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक असंतृप्त है? तो दोस्तों हमने इसको पिछली कक्षाओं में डिस्कस किया था, असंतृप्त और संतृप्त। असंतृप्त में होता है आप लोगों का, असंतृप्त में डबल बांड होता है और ट्रिपल बांड होता है असंतृप्त में, और संतृप्त में केवल सिंगल बांड होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, देखिए हम बताए थे आप लोगों को एक ट्रिक इसमें, जिसमें ANE आएगा लास्ट में, उसका लिए हो जाएगा आप लोगों का संतृप्त यौगिक हो जाएगा, संतृप्त यानी सेचुरेटेड हो जाएगा। और जहाँ पे ENE आएगा, चाहे YNE आएगा, वहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का असंतृप्त यौगिक हो जाएगा, असंतृप्त हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए ब्यूटेन ए है यहाँ पे, तो ये नहीं होगा। मेथेन नहीं होगा, प्रोपेन भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रोपेन। सही आंसर हो जाएगा प्रोपेन। असंतृप्त पूछा है। इसके बारे में कुछ और फैक्ट देख लीजिए दोस्तों। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सभी कार्बन कार्बन बंध एकल बंध होते हैं, जैसे सिंगल बॉन्ड होते हैं, उन्हें संतृप्त कहा जाता है, और जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उन्हें असंतृप्त यौगिक कहा जाता है। तो ये जो है कि संतृप्त का उदाहरण है, संतृप्त का उदाहरण है ये तीनों, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ठीक। और यहाँ पे असंतृप्त का हो जाएगा एल्कीन चाहे एल्काइन। अगला देखिए, कार्बन 13 समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान कितना है? कार्बन 13 समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान कितना है? ऑप्शन आप लोगों का दिया है 14 AMU, 12, 13, 11। तो जब कार्बन 13 का समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान पूछ रहा है, तो जब 13 है तो इसका भी 13 ही होगा। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जंतुओं में अनाक्षिक श्वसन के अंतिम उत्पाद को निरूपित करता है? जंतुओं में अनाक्षिक श्वसन के अंतिम उत्पाद को निरूपित करता है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए दिया आपका ऑक्सीजन, बी दिया है लैक्टिक अम्ल, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी दिया है ग्लूकोज। तो यहाँ पे ग्लूकोज होगा नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं होगा, ऑक्सीजन भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लैक्टिक अम्ल। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय संकेत कुछ सरीसृपों में निषेचित अंडे के लिंग का निर्धारण करता है? तो सरीसृपों में अंडे के लिंग का निर्धारण करता है, तो इसका स्पर्श होगा नहीं, जल होगा नहीं, वायु में होगा नहीं। नंबर ए तापमान। अगला देखिए, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl जो है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सोडियम हो जाएगा Na2 हाइड्रोजन Na2HCO3। तो इसको हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं। जब HCl और सोडियम धातु कार्बोनेट या धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन या कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जब आप आपस में अभिक्रिया करेंगे धातु अम्ल से, तो यहाँ पे बनता है लवण बनेगा। लवण के साथ हो जाएगा जल के साथ बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड सही आंसर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यदि कोई पिंड किसी ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा डैश में परिवर्तित हो जाती है। कोई पिंड, मान लो दोस्तों, जैसे कि कोई पिंड है किसी ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा डैश में परिवर्तित हो जाती है। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा मान लो कम हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा कम होगा और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, यानी ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गतिज ऊर्जा। अगला देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या वर्णन करता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या वर्णन करता है? तो दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन बी। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो निर्मित किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो निर्मित किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अगला देखिए, धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र डैश के अनुक्रमानुपाती होती है। धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र डैश के अनुक्रमानुपाती होती है।
तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, सही होगा इसका ऑप्शन ए, लूप से प्रवाहित धारा, लूप से प्रवाहित धारा। देखिए इसका एक फार्मूला होगा B बराबर म्यू जीरो I/2R, जहाँ B का मान होगा चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, I धारा हो जाएगी, R लूप की त्रिज्या हो जाएगा, म्यू0 नियतांक हो जाएगा, यानी B समानुपाती I, B समानुपाती इसमें I दिख रहा है तो B समानुपाती यानी चुंबकीय क्षेत्र धारा के अनुक्रमानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। धारा बढ़ेगी, धारा बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र घटेगा दोस्तों, धारा बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र घटेगा, धारा बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा, और त्रिज्या बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र घटेगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक जीवन की क्रियाकलापों के लिए आवश्यक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी का अणु का मोचन करता है या एटीपी का निर्माण करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला देखते हैं, यदि किसी सतह पर लगने वाला प्रणोद स्थिर है, यदि किसी सतह पर लगने वाला प्रणोद स्थिर है लेकिन संपर्क क्षेत्र घटता है तो दाब, जब संपर्क क्षेत्र घटेगा तो दाब बढ़ता है, संपर्क क्षेत्र घटेगा तो दाब बढ़ता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ता है, दाब बढ़ता है। देखिए दाब का सूत्र हो जाएगा यहाँ पे P बराबर F बटे ए, जहाँ हो जाएगा P दाब है आपका, प्रेशर हो जाएगा, F बल या प्रणोद हो जाएगा, ए संपर्क क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दिया है यहाँ पर P बराबर F बटे ए। जब बल बढ़ेगा, मान लो बल या प्रणोद बढ़ेगा, ठीक है, तो P भी यानी दाब भी बढ़ेगा, और जब संपर्क क्षेत्र बढ़ेगा तो P का मान कम हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए इसका कुछ। हाई हील पहनने पर दबाव ज़्यादा लगता है, हाई हील पहनने पर दबाव ज़्यादा लगता है क्योंकि क्षेत्र कम होता है। चाकू की धार पतली होती है, कम क्षेत्र ज़्यादा दाब आसानी से काटता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लोकप्रिय समुद्री मछली की किस्म भारत में पाई जाती है? समुद्री मछली, तो रोहू नहीं होगा, पाम्फ्रेट यानी सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, पाम्फ्रेट या पाम्फ्रेट। अगला देखिए, संयोजी ऊतक में कोशिकाओं की एक दूसरे के सापेक्ष संबंधित स्थिति क्या होती है? संयोजी ऊतक में कोशिकाओं की एक दूसरे के सापेक्ष संबंधित स्थिति क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ढीला बंधा हुआ। ऑप्शन ए सही होगा, ढीला बंधा हुआ। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव द्विखंडन विधि द्वारा प्रजनन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव द्विखंडन विधि द्वारा प्रजनन करता है? तो नीम का पौधा होगा नहीं, गुलाब का पौधा होगा नहीं, तितली होगा नहीं, बचा एक ऑप्शन इसका लिस्मैनिया। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, लिस्मैनिया द्विखंडन यानी बाइनरी फिजन विधि द्वारा प्रजनन करता है। अगला देखिए, गोली चलाने पर बंदूक पीछे की ओर धक्का देती है, बंदूक की पश्च गति का कारण क्या है? तो बंदूक पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा, बंदूक पर गोली का प्रतिक्रिया बल, वायु प्रतिरोध, बंदूक और व्यक्ति के बीच घर्षण। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है दोस्तों, तो बंदूक पर गोली का प्रतिक्रिया बल हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बंदूक पर गोली का प्रतिक्रिया बल। अगला देखिए, एक कार 50 किलोमीटर पर घंटे की औसत चाल से 100 किलोमीटर की यात्रा करती है और तुरंत उसी मार्ग से 1 घंटे में दूरी तय करके वापस आती है। पूरी यात्रा के लिए कार की औसत चाल मीटर पर सेकंड में कितनी है? तो औसत चाल का फार्मूला होता है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय।
तो कुल दूरी आप लोगों को हो जाएगा, ये 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 100 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो 100 किलोमीटर तो पहले चल दिया है दोस्तों ये, ठीक। और फिर बोला और तुरंत उसी मार्ग से 1 घंटे में दूरी तय करके वापस आता है, यानी फिर 100 किलोमीटर और चला है, तो 100 + 100 हो जाएगा, यानी कुल दूरी हो जाएगा आपका 200। कुल दूरी हो गया 200। आप कुल समय निकालिए, यहाँ पे 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 100 किलोमीटर की दूरी तय किया, यानी 50 से 100 भाग दीजिएगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे 50 × 100, 1 घंटे यहाँ पे चला है, तो 2 + 1 हो जाएगा आपका 3, यानी 200/3। ये आएगा आप लोग का किलोमीटर पर आवर में, तो इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो 5/18 से गुणा करेंगे इसको, 5/18, 5/18 से गुणा कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 18, 2 से 2 कटेगा 100, यानी हो जाएगा यहाँ पे 500/27 हो जाएगा, 500/27। और जब भाग दीजिएगा इसको तो आ जाएगा आप लोगों का 18.52 मीटर पर सेकेंड, 18.52 मीटर पर सेकेंड। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 18.52 मीटर पर सेकेंड। अगला देखिए, धातुओं के संक्षारण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावी नहीं है। धातुओं के संक्षारण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावी नहीं है। तो पेंटिंग जो है कि पेंटिंग करके आप लोग संक्षारण को रोक सकते हैं, गैल्वेनीकरण करके भी पेंटिंग संक्षारण को रोक सकते हैं, उत्सर्ग एनोड लगाना, इससे भी रोक सकते हैं उसको। नमी के संपर्क में आना सही आंसर हो जाएगा इसका, नमी के संपर्क में आना, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। कथन 1 दिया है, जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है, लेकिन कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता। कथन 2 दिया है, अभिक्रियाशीलता श्रेणी में जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों कथन सही है तथा कथन 2 जो है कि कथन 1 की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, एक अवतल लेंस किसी वस्तु के आकार का 1/3 प्रतिबिंब बनाता है। एक अवतल लेंस किसी वस्तु के आकार का 1/3 प्रतिबिंब बनाता है। यदि फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है तो वस्तु की दूरी कितनी होगी। इसके लिए देखिए फार्मूला यहाँ पे आवर्धन यम बराबर हो गया आपका 1/3 हो जाएगा, जो कि प्रतिबिंब वस्तु के 1/3 है, तो यम बराबर हो जाएगा 1/3। फोकस दूरी हमेशा अवतल लेंस के लिए माइनस में लेंगे तो -12 सेंटीमीटर हो जाएगा। यम बराबर v/u, यहाँ से v का मान निकाल लेंगे u/3। लेंस का फार्मूला लगा देंगे दोस्तों हम लोग, तो लेंस का फार्मूला हो जाएगा 1/f बराबर हो जाएगा 1/v - 1/u। तो यहाँ पर एफ का मान रखिएगा -12, तो -1/12 हो जाएगा। यहाँ पर -1/12 बराबर v का मान यहाँ पर रखिएगा u/3, तो 1/, यहाँ पे u/3 रखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा -1/u हो जाएगा। तो ये 3 जो है कि यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे -1/12 बराबर हो जाएगा 3/u -1/u। तो यहाँ से u यहाँ पे इसका एलसीएम हो जाएगा u, तो यहाँ पे लिखेंगे -1/12 बराबर, यहाँ पे नीचे हो जाएगा u, यहाँ पे 3 का 3 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा,
तो यहाँ पर -1/12 बराबर हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 2/u। अब u इधर आ जाएगा, 12 इधर चल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -u बराबर 12, यहाँ पे जाके गुना करेगा तो 12 दूना 24 हो जाएगा ये, ठीक। तो u का मान हो जाएगा -24। माइनस ये दर्शाता है दोस्तों कि प्रतिबिंब लेंस के सामने बना है। तो इसका ऑप्शन देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये थे आज के रेलवे साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि 4 दिसंबर 2025 को शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्त आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने इस पेपर में कितना स्कोर किया है, और आगे भी हम पेपर को डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिए, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने कितना स्कोर किया है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भारत ज्ञान क्लासेस को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।